हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि डाइलेक्ट्रिक अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसका डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में है ना, हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स पे क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, आपको बेसिकली ये 5 चीजें देखनी होती है। एक होता है बच्चों चार्ज, दूसरी चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथी चीज होती है बच्चों एनर्जी, और पांचवी चीज होती है चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी और कुछ बच। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर एंड कैपेसिटेंस, ये 5 फैक्टर्स होते हैं। ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये 5 पैरामीटर्स को देखा जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला बच्चों कि इसमें आपको 2 कंडीशन लेना है। एक है ना विथ बैटरी कनेक्टेड, और दूसरा क्या देखना है विथ बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है बच्चों, ये 2 केस हो सकते हैं। एक में बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए, और दूसरा बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए। ठीक है, इनमें से आपको देखना है कि क्या चीज हो रहा है वहां पर। इस चीज पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। ठीक है, तो विथ बैटरी कनेक्टेड में क्या चीज रहेगा बच्चों, वोल्टेज कांस्टेंट। ध्यान रहे V क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये मेन फंडा है। ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो वहां V नहीं बदलेगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट करके ये करोगे तो वहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, Q कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 2 बातें बेसिकली आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि कैपेसिटेंस दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, K टाइम्स हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में है ना कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया था। चार्ज क्या था बच्चों, चार्ज इस कंडीशन में विथ बैटरी कनेक्टेड वाले में है ना Q क्या होगा, चेंज होगा, है ना, Q चेंज होगा। क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या था, C इंटू V। तो V तो कांस्टेंट है, लेकिन C क्या हो गया, K टाइम्स हो गया, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें ये K टाइम्स हो जाएगा। वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट है तो नो चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V बाई D होता है ना। तो चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट, D कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। विथ बैटरी कनेक्टेड की बात कर रहा हूं। एनर्जी का फॉर्मूला था बच्चों हाफ CV², V कांस्टेंट है, C K टाइम्स हो गया, दैट्स व्हाई एनर्जी भी क्या हो गया बच्चों, K टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि विथ बैटरी कनेक्टेड में चार्ज K टाइम्स हो जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, एनर्जी K टाइम्स हो जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये बातें थी किसके लिए, विथ बैटरी कनेक्टेड के लिए। विथ बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, डिस्कनेक्ट करके करेंगे तो Q कांस्टेंट रहेगा, तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, Q में चेंज नहीं होगा। V में क्या चेंज होगा, V में चेंज होगा सर, है ना, V में चेंज होगा। कितना चेंज हुआ था बच्चों, आई थिंक 1/K टाइम्स हो गया था। तो वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि V घट गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हुआ था, ये है ना एनर्जी V, ये हाफ, ये कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया था, और वोल्टेज क्या हो गया था, V/K टाइम्स। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/K टाइम्स आ जाएगा। कैपेसिटेंस इसमें भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी K टाइम्स हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से है ना मेमोराइज कर लीजिए, है ना, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, चाहे तो आज आप लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं, बट याद तो आपको रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, तो टुडे वी विल हैव सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, ताकि हमको ये समझ में आ जाएगी कि इसको अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो वी विल टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहा जा रहा है बच्चों कि एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ठीक है बच्चों, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग
क्या बोलता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों, डायग्राम के फॉर्म में ही मैं क्वेश्चन को बोलूंगा। इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है बच्चों, 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया है उस समय इसमें कितनी एनर्जी है, 10⁻³ जूल है। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन आर 100, ठीक है, ये कब है बच्चों, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इसमें इतनी एनर्जी है। अब हमने इसमें क्या किया, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, कितने का, एप्सिलॉन आर 100 है। एप्सिलॉन आर को और क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही है के हमारा एप्सिलॉन आर। अब आपसे पूछा जाता है कि जब हमने इसमें इंसर्ट कर दिया तो आपको निकालना है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब कितना एनर्जी हो जाए, पहला पार्ट क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और ठीक है दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहां गया, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी है ना। दूसरा चीज आपको क्या निकालना है, वेयर डज द एक्स्ट्रा एनर्जी गो, वेयर डज द एक्स्ट्रा एनर्जी गो, ठीक है बच्चों, ये चीजें हो गई, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एंड दूसरा हो गया वेयर डज द एक्स्ट्रा एनर्जी गो, ठीक है। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सी, पहले इसके पास कितना एनर्जी था, 10⁻³ जूल था, है ना। अब डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया, ठीक है, K इक्वल्स टू, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। क्या मतलब हुआ इसका, आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो ये चार्ज किसी को दे नहीं सकता, किसी से ले नहीं सकता, समझ में आ रही है आपको। आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, तो भाई ये चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चूंकि U बराबर है ना, एनर्जी क्या होता था बच्चों, Q²/2C होता था ना, Q²/2C होता था। तो ये हो गया इसका 1, तो U1 बराबर क्या हो गया, Q²/2C। इनिशियली जो कैपेसिटेंस है सपोज मैंने बोल दिया कि 2C0, ठीक है। अब बाद में क्या हो जाएगा, इंसर्ट करने के बाद, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, तो चूंकि बच्चों ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो चार्ज तो नहीं बदलने वाला, तो चार्ज वही रहेगा Q²/2। क्या कैपेसिटेंस बदल जाएगा, हाँ सर, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 100 × 100 C0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप इसको डिवाइड कर दो भाई, है ना, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो U1 कितना था बच्चों, U0 था, है ना, U1 कितना था, U0 था, कितना 10⁻³ अपॉन U2, ये हमको फाइंड आउट करना है। Q², 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों, C0 और C0 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 100, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो सेकेंड केस में एनर्जी आई वो आई 10⁻³ यानी 10⁻⁵ जूल, है ना। तो नया जो एनर्जी आया है ना, न्यू एनर्जी, वो है 10⁻⁵ जूल। तो इस पार्ट का आंसर आया हमारा 10⁻⁵ जूल। आगे क्या बात समझ में आपको, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वेयर डज द, ये एनर्जी कम हुआ कि बढ़ा, ये 10⁻³ और ये 10⁻⁵, तो ये कम है, तो एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी कम हो गया तो नया जो एनर्जी घटा वो एनर्जी कहां गया, है ना, तो वो हीट के रूप में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भाई। तो आपको है ना यहाँ पर एप्लीकेशन दिखा क्या कि एनर्जी है ना जो है वो 1/k टाइम्स हो जाता है, ये आप डायरेक्टली लगा सकते थे, है ना। एनर्जी क्या हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट वाला केस था, है ना। चार्ज कांस्टेंट केस में एनर्जी क्या हो जाता था, 1/k टाइम्स हो जाता था। तो यहां से हम सीधा निकाल सकते थे क्या, E0/k, E0 था 10⁻³ अपॉन 100 = 10⁻⁵, है ना। यहां से भी हम इसको कर सकते थे, ठीक।
ठीक है बच्चों, चलो आज हम सिर्फ वैसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें है ना इस टाइप के कंसेप्ट्स का यूज हो रहा होगा। ठीक है, चलो अगला और एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोल रहा है बच्चों, ए चार्ज कैपेसिटर हैज एनर्जी 2 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, एनर्जी है उसके पास 2 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, और कैपेसिटेंस है उसके पास 4 इंटू 10⁻⁸। कैपेसिटेंस है 4 इंटू 10⁻⁸ फेराड। ठीक है बच्चों, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो कब है बच्चों, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है ना, उसकी कैपेसिटेंस इतनी है और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर है 2 इंटू 10⁻⁻4 जूल। आगे बोलते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज केप्ट कनेक्टेड, ठीक है, बाय कीपिंग द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द सप्लाई। कौन सा कंडीशन है ना, बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। ठीक है बच्चों, बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड और when potential is kept constant by keeping the capacitor connected to the supply assuming epsilon r equals to 150। यहां पर epsilon r यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना लेने बोल रहा है 150। ठीक है, आपको बोलते हैं फाइंड द न्यू एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड विद द कैपेसिटर। ठीक है, आपको बोलता है पहला पार्ट फाइंड न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी। ठीक है बच्चों, फाइंड न्यू एनर्जी व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, और इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है हाउ मच एक्सेस चार्ज फ्लोज फ्रॉम द सप्लाई। बी एक्सेस चार्ज है ना, चार्ज में क्या चेंज आएगा, ठीक है, वो निकालना है। पार्ट बी हो गया। एंड थर्ड पार्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालने बोल रहा है, रेशियो ऑफ चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। चलो, तो ये तीन पार्ट अपने को करना है। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अभी हमने इसके बीच में कुछ डाला नहीं है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना है 4 इंटू 10⁻⁸ फेराड और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई है 2 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब बैटरी को कनेक्ट रखते हुए उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 150 है। तो एनर्जी में नया एनर्जी क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज में चेंज क्या आएगा, और तीसरा रेशियो ऑफ चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है। ठीक है, रेशियो ऑफ चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है। चलो देख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका। सी, हमको पता है ये कौन सा केस है, बैटरी कनेक्टेड वाला केस है। बैटरी कनेक्टेड वाले केस में एनर्जी क्या हो जाता था बच्चों, k टाइम्स हो जाता था। सिंपल सी बात है ना, बैटरी कनेक्टेड वाले केस में एनर्जी k टाइम्स हो जाता था। तो चलो इसको एनर्जी तो हम सीधा निकाल सकते हैं, है ना। तो न्यू एनर्जी जो है वो k टाइम्स क्या हो जाएगा u0। तो k कितना है बच्चों हमारे पास 150 और u0 हमारे पास कितना है 2 इंटू 10⁻⁴। तो 150 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों 300 इंटू 10⁻⁴, 2 0 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10⁻² जूल। ये हो गया हमारा न्यू एनर्जी। समझ गए बच्चों, ये हो गया हमारा न्यू एनर्जी। दूसरा चीज जो हमको फाइंड आउट करना है वो डेल क्यू। अब बच्चों है ना, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, पहले है ना, पहले वहां पर कितना वोल्टेज था Q इक्वल्स टू, है ना, Q इक्वल्स टू कितना होता है C इंटू V।
ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लो कैपेसिटेंस सी नॉट था, वोल्टेज कितना था बच्चों, वी नॉट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल ये चार्ज, या क्यू नॉट बोल लेता हूं। ठीक है, तो क्यू नॉट इक्वल टू हो गया सी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है, दूसरा अब क्या हो जाएगा, क्यू मान लो सी इंटू वी, तो वही है, सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो सी वी नॉट। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि सी, नया वाला जो सी है वो क्या है, के टाइम्स है पुराना वाला सी नॉट, तो ये ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, है ना, तो सी नॉट वी नॉट कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्यू नॉट बाय क्यू इज इक्वल टू 1 बाय के, देयरफॉर क्यू इक्वल टू के टाइम्स क्यू नॉट। तो चार्ज भी क्या हो गया, के टाइम्स हो गया पहले से, है ना, चार्ज क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। तो आपको क्या निकालना था, चेंज इन चार्ज, मतलब चार्ज कितना फ्लो करेगा ये निकालना था। तो उसके लिए आपको क्यू नॉट जानना पड़ेगा बच्चों, है ना, क्यू नॉट जानना पड़ेगा। तो क्यू नॉट कहां से जानोगे, तो यहां से मिल जाएगा हमको, यू नॉट दिया हुआ है तो क्यू नॉट मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है। चलो तो देख लेते हैं। सिंस u इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट। देखो क्यू नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2c नॉट यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो 2c नॉट कितना है, देखो 4 इंटू 10⁻⁸, वी नॉट कितना है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴। तो भाई ये हो गया तुम्हारा 2 टू 4 और 4 16 और 10⁻⁻12, ये क्यू नॉट का स्क्वायर, देयरफॉर क्यू नॉट इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, कितना चार्ज था, Q इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, है ना। आफ्टर ये, है ना, क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग, आफ्टर इंसर्टिंग क्या हो गया था बच्चों, डबल हो गया था, Q इक्वल्स टू 2Q नॉट, सॉरी के क्यू नॉट हो गया था ना, 2Q नॉट हो गया था, के क्यू नॉट हो गया था, आई थिंक के क्यू नॉट हुआ था ना, यस, के टाइम्स Q इंटू सी वी, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, तो V कांस्टेंट था, C क्या हो गया, K टाइम्स, तो K टाइम्स Q हो जाएगा। ठीक है, अब K कितना है बच्चों हमारे पास 150, तो 150 इंटू क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, 150 इंटू क्यू नॉट, ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड टाइम, मीन्स इंसर्ट करने के बाद इसमें इतना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो 150 इंटू क्यू नॉट, ये बाद में हुआ, तो डिफरेंस कितने का आया, तो दिस माइनस दिस कर लेंगे बच्चों, है ना। तो 150 क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, कितने का चेंज आया, डेल क्यू इक्वल्स टू 149 क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो यही अपने को पता करना था, तो 149 और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻�6, है ना, तो इतना चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, ये चीज आपको, है ना, 149 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। दूसरा चीज है कि चार्ज अपॉन इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज का रेशियो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे बच्चों कि चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज के बीच में क्या रेशियो आता, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, पार्ट सी, तो क्या देखे थे बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल्स टू क्या था, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K था ना बच्चों। तो देयरफॉर हमको क्या चाहिए, Q अपॉन QI, तो इसको कर लो, QI अब इक्वल्स टू Q टू K माइनस 1 बाई K, देयरफॉर Q अपॉन QI इज इक्वल्स टू K अपॉन K माइनस 1, है ना बच्चों, K अपॉन K माइनस 1। तो K आपका कितना है 150, और ये क्या हो जाएगा 149, तो हो गया बच्चों Q अपॉन QI इक्वल्स टू 150 अपॉन 149। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका इंड्यूस्ड चार्ज और इसका रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों पार्ट देख लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको
नोट डाउन करना है। ओके, बेटा डालो बच्चों। चलो आगे का एग्जांपल देखेंगे। सी, आगे का क्या कह रहा है बच्चों? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसका सरफेस एरिया, प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे बोला जा रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना, दोनों इसके बीच में जो गैप है ना, डिस्टेंस d, वो कितना लिया गया है बच्चों? 1 mm, ठीक है। और ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है जिसका K बराबर क्या है? 5। ओके, ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक 5 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। याद है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ठीक है, ये इसकी वैल्यू दिया हुआ 1.9 इंटू 10⁻⁷, 1.9 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपको इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, इसको उनके बीच में फिल कर दिया गया। फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। Q मैक्स क्या होगा? स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इतनी चीजें गिवन है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन प्लेट के बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? 1.9 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। बोलता है कि इसमें कितना चार्ज मैं स्टोर कर सकता हूं मैक्सिमम, है ना, विदाउट इसका ब्रेकडाउन हुए, क्योंकि इससे ज्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब मैं इससे ज्यादा फील्ड नहीं लगा सकता हूं। समझ गए बच्चों? तो चलो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? तो बच्चों यहां समझिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E मैक्स जो है वो हो गया तुम्हारा कितना? 1.9 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब E मैक्स होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V/d। ठीक है बच्चों, तो E मैक्स कब होगा? जब V मैक्स होगा, तो V मैक्स/d। देयरफॉर यहां से V मैक्स पता चल जाएगा। V मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? E मैक्स इंटू d। तो चलो देखो E मैक्स कितना है हमारे पास? 1.9 इंटू 10⁻⁷ इंटू d कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ हो गया बच्चों। तो 1.9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो 1.9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट है ना, इसमें हम मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज उसमें स्टोर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? C एंड V पर। तो C पर देख लें कितना होता है, क्योंकि C बराबर है ना, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल्ड वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? K टाइम्स ε0 A/d। ठीक है, K टाइम्स ε0 A/d। तो K की वैल्यू कितनी दी हुई है? K की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। ठीक है, तो 5 ε0 की वैल्यू बच्चों 8.8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, इंटू एरिया कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁴।
ठीक है बच्चों, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻3। इस तरीके से आपको यहां से कैपेसिटेंस मिल जाएगा। देखो कितना हो रहा है 5 इंटू 8.8 इंटू ये 3 2 5 है ना, 3 और ये 1 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁻² क्या बच गया बच्चों -11। ठीक है, 10⁻⁻11। तो यहां से और सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। 8 5 40 0 4, ठीक है 444.0 यानी 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये आया 44 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या आ गया बच्चों C। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है Q निकालना है। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। तो C देखो कितना है हमारे पास 44 इंटू 10⁻⁻11 और V कितना है 1.9 इंटू 10⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा 44 इंटू 19 है ना, 44 इंटू 19। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक 836 आ रहा है। तो 836 पॉइंट लग जाएगा और ये 4 और -11 तो 8⁻7। ठीक है -7। तो एक और ले लोगे तो 8.36 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, यानी 8.4 अप्रॉक्स में 8.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना टोटल चार्ज इस पर आया। ठीक है बच्चों, देख लें आंसर इसका क्या हो रहा है 8.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, करेक्ट आंसर है ना। तो आपको समझ में आया बच्चों कैसे हमने किया। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो वहां पर चीजें सीखी है उसको इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, एक आध और एग्जांपल लेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। सी नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस। ये एक ऐसा एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं वो सारे अपने आप में एक साथ यूज कर लेगा। ठीक है, तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। सी बोलते हैं कि दो प्लेट है। एग्जांपल आप ध्यान से सुनिए, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट। ठीक है, दो प्लेट ले लिया बच्चों, एक पर Q चार्ज है, इस पर Q चार्ज है और इस पर -2Q चार्ज है। ध्यान से देखिए Q एंड -2Q और इसके बीच की दूरी है D। ठीक है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसकी थिकनेस जो है बच्चों, थिकनेस T जिससे शो किया करते थे वो है D/4। ठीक है, D/4 और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D/4 एंड रिलेटिव परमिटिविटी εr इक्वल्स टू 2 है ना, K इक्वल्स टू 2 between two parallel conducting plates each of area A kept at a separation D. Find the charge density in the, है ना, इसका सरफेस एरिया, प्लेट का सरफेस एरिया A है। आपको बोला जा रहा है the charge density in the inner side of conductors। ये और ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके अंदर है ना, यहां पर है ना, चार्ज डेंसिटी क्या है। पहला पार्ट हो गया चार्ज density on the inner side of conductor। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट हो गया।
चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर साइड ऑफ द कंडक्टर। चलो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, देखेंगे फिर आगे क्या निकालना है अपने को। ठीक है, सी। तो पहले आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। हमने अक्सर बोला है कि जब भी कैपेसिटर होगा तो बाहर क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंदर हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसको माना क्या है, यहां पर कितना चार्ज है, x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब अगर यहाँ x है और टोटल चार्ज q है, तो इधर क्या होगा बच्चों, q माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, -2q प्लस एक्स, है ना, -2q प्लस एक्स। मैंने अक्सर क्या बोला है बच्चों आपको, है ना, डिसाइड करते वक्त आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी ऑल द लेफ्ट साइड चार्जेस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द राइट साइड चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो यहां से जितने लेफ्ट में है और जितने राइट में है, लेफ्ट में कौन कौन है बच्चों देखो, ठीक है, लेफ्ट में बताओ कौन कौन है, q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स, q हो गया, अपॉन a करोगे तो सिग्मा हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो फील्ड हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट की वजह से। राइट की वजह से देखो क्या हो गया, x माइनस एक्स, और ये तो x माइनस एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, -2q प्लस एक्स अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये दोनों तरफ का फील्ड बराबर कर दो, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो q माइनस एक्स इक्वल टू -2q प्लस एक्स, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो गया बच्चों 3q इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आया, 3q/2। आई बात समझ में, 3q/2। तो ये आ गया मेरे पास चार्ज, है ना, तो यहां पर चार्ज आ गया बच्चों 3q/2। मैंने आपको सिखाया है कि जो पॉजिटिव प्लेट का अंदर वाला, अंदर के साइड जो चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। तो दिस इज, है ना, 3q/2, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, -3q/2। तो सिग्मा कितना हो गया, देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन a, तो q कितना है 3q/2, और एरिया कितना a, तो हो गया सिग्मा 3q/2a, है ना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, 3q/2a। कैसे फाइंड आउट किया, है ना, ये तो पहले से करते आए हैं, है ना, सेम करना है बिल्कुल, इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब देखो दूसरा चीज अपने को, सेकेंड पार्ट इसका बोलता है कि द चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सेकेंड पार्ट बी, चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बच्चों ये भी हमने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस्ड चार्ज और कैपेसिटर के चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होगा, या उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये चीज भी हमने देख रखा है। क्या रिलेशन था बच्चों, सिग्मा आई, है ना, इंड्यूस्ड सिग्मा जो है वो सिग्मा 1 - 1/k था। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा हमारा आ चुका है कितना, 3q/2a, तो 1 - 1/k देखो कितना है बच्चों, 2 है, तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3q/4a। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पार्ट भी बहुत ही आसानी से निकल गया, है ना, सिग्मा आई इक्वल्स टू 3q/4a, है ना, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था, हमने उसको यूज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, इसका थर्ड पार्ट कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। थर्ड पार्ट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स हो जाता है, ये चीज हम जानते हैं, है ना, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इक्वल्स टू क्या होता है, E एक्सटर्नल बाय K। बस हो गया, कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था बच्चों, यहां साथ में क्या लग जाएगा, K। तो सिग्मा आपका क्या आया था, सिग्मा 3q/2a आया था, है ना, इसका 3q/2a, है ना, उसके साथ ये एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों
3q/4 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक 3q/4 एप्सिलॉन नॉट ए आ गया भाई। ठीक है, आगे बच्चों द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चलो देख लेते हैं। पार्ट डी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ये देख लेते हैं बच्चों। सी चूंकि हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। ठीक है, आ रही बात समझ में। ओके बच्चों, तो यहां पर चूंकि दो एरिया है तो हम इसको क्या कर लेंगे, E1 D1 प्लस E2 D2। ठीक है, तो जो खाली स्पेस है वहां पर फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इंटू डी। कितना डी है इसका, डी माइनस टी। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस वहां पर फील्ड कितना था, वहां पर फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और के कितना है 2। आप समझ तो रहे हो ना, अभी या तो E2 हमने अभी निकाला भी था है ना, उसके अंदर का फील्ड, या फिर आपको दिखा ये अंदर का फील्ड बाहर के फील्ड से कितना है। तो अगर बाहर सिग्मा, इसका सिग्मा मानू तो इसका फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ का फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू क्या थी 2, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू उसकी लंबाई कितनी है t। तो ये ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें सिग्मा को कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा बच्चों, d माइनस टी प्लस टी बाय 2 है, d माइनस टी प्लस टी बाय 2। तो ये चीजें हमने देखी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों, d माइनस टी बाय 2 हो जाएगा। t कितना है देखो, d बाय 4। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस d बाय 8 हो जाएगा ये। तो ये क्या बच जाएगा, 7d बाय 8। तो 7d बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी 3q बाय 2a। तो कितना हो गया बच्चों, 7 3 जा 21 qd बाय 8 2 जा 16 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 21 qd बाय 16 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ओके, तो इस तरीके से आप इसके कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे, जहां से भी मिले उसको बना डालिए और आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।